अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ याकूब और मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 10th की फ़िज़िक्स। आज से हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 10 से करेंगे, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और किन किन अजसाम में सिंपल हार्मोनिक मोशन पाई जाती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी फिज़िक्स 10th क्लास का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इसमें हम बहुत सी नई बातें भी सीखेंगे और साथ ही साथ हर लेक्चर के स्टार्ट में या एंड में मैं आपके लिए एक छोटा सा क्विज़ या तो आपके साथ शेयर करूंगा उसी लेक्चर के अंदर, या मैं आपके लिए सवाल छोड़ दिया करूंगा और वह जवाब आपको तलाश करके रखना होगा और मैं उसका जवाब अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में दूंगा। इस सफ़र का आगाज़ चैप्टर नंबर 10 यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स से हो रहा है। बाज़ औक़ात बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किताब का तो ये पहला चैप्टर है, तो ये यूनिट नंबर 10 क्यों है। तो बच्चों, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप फिज़िक्स के पहले 9 चैप्टर अपनी क्लास 9 के अंदर पढ़ के आ गए। तो इस वजह से आपकी किताब के पहले चैप्टर का जो नंबर है वो चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 का नाम है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये नाम सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है और थोड़ा सा लंबा भी लग रहा है, तो क्यों ना हम पहले मोशन से स्टार्ट करें ताकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। अब आपने क्लास 9 के अंदर मोशन और रेस्ट की हालत पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, वो रेस्ट और मोशन की हालत क्या थी? फर्ज करें आप अपने एक दोस्त के पास खड़े हैं और वो दोस्त आपके मुताबिक अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप और आपका दोस्त रेस्ट की हालत में है। रेस्ट की हालत में क्यों है? क्योंकि कोई भी किसी दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यही आपका दोस्त यहां से भागना या चलना शुरू कर दे तो इसका मतलब यह है कि वो दोस्त आपके मुताबिक अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। अगर अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है तो इस हालत को हम नाम देते थे मोशन का। तो चलें जल्दी से रेस्ट और मोशन की तारीफों को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जब कोई जिस्म किसी दूसरे देखने वाले के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर लेता है तो हम कहते हैं कि ये रेस्ट की हालत में है। और अगर कोई जिस्म किसी देखने वाले यानी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील करता रहे तो हम कहेंगे कि वो मोशन की हालत में है। अब मोशन की तो आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने के लिए यह बात याद रखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक खास किस्म है। वाइब्रेटरी मोशन, स्टूडेंट्स, नाम सुना सुना सा लग रहा है। कहां सुना है आपने ये नाम? कहां पढ़ा है आपने? तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप वाइब्रेटरी मोशन बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आते हैं और वाइब्रेटरी मोशन का नाम सुनते ही आपके जहन में एक चीज तो लाजमी आती है, वाइब्रेशन। और अक्सर आपने सुना होगा कि अपने मोबाइल फोन वाइब्रेशन पे लगा दें। स्टूडेंट्स, अब वाइब्रेशन पे लगा दिया हमने अपना मोबाइल फोन, तो इस पे तब्दीली क्या रूनुमा होती है? इसमें तब्दीली यह रूनुमा होती है कि जब मैं अपना मोबाइल फोन वाइब्रेशन पे लगा दूंगा तो वाइब्रेशन पे लगाने के बाद जब भी कोई मैसेज या कॉल मुझे मेरे मोबाइल पे रिसीव होगी तो मेरा मोबाइल किसी एक खास पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर काटता हुआ महसूस होगा। कभी वो दाएं जानिब, कभी बाएं जानिब, फिर कभी दाएं जानिब, फिर कभी बाएं जानिब। तो इस तरह से मुझे अपने मोबाइल फोन के अंदर एक खास सी मोशन देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, इसी का तो नाम है वाइब्रेशन। अब क्या वाइब्रेशन की सिर्फ एक ही मिसाल है जो मैंने बताया कि मोबाइल फोन? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। हर वो मोशन के जिसके अंदर जिस्म एक खास पोजीशन के
इर्द गिर्द वाइब्रेट करता रहे, इर्द गिर्द मोशन करता रहे, तो हम उसे कहेंगे ये वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सीसा की मोशन, सीसा की मोशन में अगर आपने झूला लिया हो सीसा पे, तो आप क्या देखते हैं कि सीसा दरमियान से फिक्स होता है और एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इसके दूसरे एंड पे बैठता है, तो कभी इधर कभी इधर, कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब, ये मोशन जारी रहती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं एक उफकी और हमवार सतह पे एक स्प्रिंग बांध दूं और स्प्रिंग के दूसरे सिरे पे कोई मैस एम बांधकर उसे जोर से खींचकर छोड़ूं, तो वो भी एक खास पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहेगा, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स मैं एक पेंडुलम लूं, पेंडुलम क्या होता है स्टूडेंट्स, हम आइंदा आने वाले लेक्चर में देख सकते हैं। अभी के लिए आप इधर तस्वीर में देख सकते हैं कि पेंडुलम किस तरह का नजर आता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सादा पेंडुलम लूं और उसके दूसरे सिरे पे एक इंतहाई छोटी गोली बांधकर उसके उस सिरे को पकड़ के छोड़ दूं, तो वो भी किसी एक खास पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि सादा पेंडुलम की मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं कोई बाउल लूं और बाउल के अंदर बॉल को किसी एक खास पोजीशन पे ला के छोड़ूं, तो वो बॉल अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी बाल और बाउल की मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन है। तो अभी तक ये हम समझ चुके कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक खास किस्म है और हमने इसकी चंद मिसालें देख भी ली कि किस तरह से वाइब्रेटरी मोशन कुछ अजसाम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यही कोई मिसालें नहीं है कि जो वाइब्रेटरी मोशन की होती हैं। आप जरा सोचें और देखें कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में किन ऐसी चीजों के साथ वास्ता पड़ता है कि जिनके अंदर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन हो रही है। तो चलें आज अपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन का बाकायदा आगाज करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफा बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है, तो आपने इस लेक्चर को बड़े एहतियात से, बड़ी तनदही के साथ सुनना है और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले जाने हैं, ताकि जैसे ही इम्तिहानात का वक्त करीब आए आप अपने लिखे हुए नोट्स निकालें और उससे रिवाइज करके आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलें स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब, जो कि है स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन। अब इसका सवाल कुछ इस तरह से आता है कि साबित करें कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसको साबित करने के लिए हम एक डायग्राम फर्ज करते हैं। डायग्राम इस तरह से लेंगे स्टूडेंट्स कि फर्ज करें मेरे पास एक उफकी और हमवार सतह है। उफकी कहते हैं ऐसी सतह को जो कि एक्स एक्सिस की सिमत में हो। इसके साथ मैं कोई स्प्रिंग बांध दूंगा और स्प्रिंग इस तरह से लूंगा कि इसका एक सिरा तो दीवार के साथ फिक्स हो, जैसा कि यहां पे मैंने दिखा दिया, और दूसरे सिरे पे कोई मैस एम बंधा हुआ हो। स्टूडेंट्स अब आपको न्यूटन के जितने भी कानून है ये खास तौर पे आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि जितनी भी फिजिक्स है वो न्यूटन के कवानीन के बगैर अधूरी समझी जाती है। अब न्यूटन का कानून क्या कहता था? न्यूटन का कानून बच्चों ये कहता था कि अगर कोई जिस्म रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल दरामद ना हो। अब जब तक ये स्प्रिंग जिसके साथ मैस बंधा हुआ है रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल अपनी रेस्ट की हालत को ही इंजॉय करता रहेगा जब तक कि मैं इस पे कोई बैरूनी फोर्स ना लगाऊं। और स्टूडेंट्स वो वाली इसकी पोजीशन के जो रेस्ट की हालत में है उसको हम वस्ती पोजीशन का नाम देते हैं। चलें मैं इसको मैथमेटिकली इसको मैं फर्ज करें ओ का नाम दे देता हूं। ओ को आपने कहना है कि ओ एक वस्ती पोजीशन है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वस्ती पोजीशन क्या होती है तो आप जवाब देंगे कि किसी भी जिस्म की रेस्ट की हालत में जो पोजीशन होती है उसको हम वस्ती पोजीशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मुझे इसके अंदर कोई मोशन लाने के लिए कोई ना कोई बैरूनी फोर्स तो अमल दरामद करवानी पड़ेगी। अब जैसे ही मैं इस पे कोई बैरूनी फोर्स लगाऊंगा, फर्ज करें कि मैं ये बैरूनी फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो जब मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊंगा
तो मैं यहां से मैस m को पकड़ूंगा और उसे घसीटता हुआ किसी एक खास पोजीशन पे ले जाऊंगा। स्टूडेंट्स, फर्ज करें वो पोजीशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि जैसे ही मैं इसको खींचूंगा तो स्प्रिंग के अंदर भी एक खिंचाव सा पैदा हो जाएगा और ये खिंचाव इस तरह से जाता हुआ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब स्टूडेंट्स, वो वाली पोजीशन कि जिस पे मैंने स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाई और फोर्स लगाने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा फासला या डिस्प्लेसमेंट जो कि ये जिस्म तय कर सकता है उसको हम इंतहाई पोजीशन कहते हैं। दोबारा लफ्ज सुन लें, इंतहाई पोजीशन। अब इंतहाई पोजीशन, जिस तरह मैंने वस्ती पोजीशन की तारीफ की इसी तरह इंतहाई पोजीशन की भी तो कोई ना कोई तारीफ होगी ना। तो चले पहले मैं इसको नाम दे लेता हूं। फर्ज करें ये वाली जो इंतहाई पोजीशन है इसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब इंतहाई निकला है इंतहा से कि जिसके आगे कोई चीज ना हो। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा फासला जो कि ये यहां से यहां तय कर सकता है उसको मैं इंतहाई पोजीशन कहूंगा, या उसको मैं ये कहूंगा कि ये जिस्म का एम्पलीट्यूड भी है। एम्पलीट्यूड एक नई टर्म यूज कर ली मैंने। चलें, इसकी तारीफ मैं कुछ आगे जाके बताऊंगा जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस्तिलाहात का जिक्र करूंगा। तो अभी आपने ये याद रखना है कि इंतहाई पोजीशन की तारीफ अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपने कहना है किसी भी जिस्म की वो पोजीशन जो उसके वस्ती पोजीशन से सबसे ज्यादा हो। समझ आ गए स्टूडेंट्स? चलें, अब अगर मैं इसको इस जगह पे लाके छोड़ता हूं तो आप क्या इमेजिन करते हैं, क्या ये इस पोजीशन ए पे ही रहेगा या दोबारा अपनी वस्ती पोजीशन की जानिब आएगा? तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर जितने भी फिनोमिनाज होते हैं, जितने भी अमामिल होते हैं, जितनी भी प्रैक्टिकल मिसालें होती हैं, उन सब की कोई ना कोई खास शराइत होती हैं स्टूडेंट्स। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन भी फिजिक्स का एक फिनोमिना है, फिजिक्स का एक अमल है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी भी कुछ ना कुछ शराइत तो होंगी। अब इसकी शराइत क्या है, चलें पहले जल्दी से उसकी तरफ देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी दो शराइत पाई जाती हैं। अब ये दो शराइत कौन कौन सी हैं, अभी मैं इसका आपके सामने नाम लिख देता हूं। पहली शर्त जो है ये होनी चाहिए बेटा इसकी रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स ये आपके लिए बिल्कुल नया सा नाम है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि जब तक मैं हूं चीजें आपको बड़ी आसान करके समझाता जाऊंगा। और दूसरी जो कंडीशन है स्टूडेंट वो है इनर्शिया। स्टूडेंट्स, इनर्शिया तो आप जानते हैं क्योंकि आप 9th क्लास में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आए। अच्छा, पहले मैं आपको समझाता हूं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। स्टूडेंट्स, रीस्टोर का अगर मैं उर्दू तर्जुमा करूं तो इसको कहते हैं बहाली, कि जो फोर्स मैंने लगाई वो फोर्स कितनी बहाल हो गई, कितनी उसके अंदर जमा हो गई। तो देखें कि जैसे ही मैंने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई तो फोर्स के लगाने से इसने कोई फासला तय कर लिया। अब जैसे ही इसने ये फासला तय किया है तो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जमा हो गई है। तो स्टूडेंट्स, उसी फोर्स को मैं नाम दूंगा रीस्टोरिंग फोर्स का, जो कि स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई, जमा हो गई। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी? रीस्टोरिंग फोर्स जिस्म को उसकी इंतहाई पोजीशन से वस्ती पोजीशन की जानिब लाएगी। तो चले, अब मैंने तो फोर्स की डायरेक्शन जो कि मैंने बैरूनी फोर्स लगाई थी वो अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगी जो कि इसकी वस्ती पोजीशन की जानिब लाने में मदद करेगी। तो स्टूडेंट्स, रीस्टोरिंग फोर्स की सिमत कुछ इस तरह से मैं शो करवाऊंगा और इस एफ के साथ मैंने छोटा सा नीचे सबस्क्रिप्ट में आर लिख दिया जो कि ये जाहिर करेगा कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है। अब जैसे ही मैं इसे पोजीशन ए से छोड़ूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये अपनी वस्ती पोजीशन की जानिब मोशन को जारी रखता हुआ वस्ती पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब आती है इसकी दूसरी शर्त की बारी। क्या समझते हैं आप लोग कि जब एक बॉडी मोशन की हालत में है तो क्या ये वस्ती पोजीशन पे आके रुक जाएगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूटन का कानून ये भी तो कहता है कि अगर कोई बॉडी
मोशन की हालत में है तो वो मोशन की हालत में रहना पसंद करती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बैरूनी फोर्स ना लगाई जाए। तो अब चूंकि यहां पे कोई बैरूनी फोर्स लगाने वाला जिस्म मौजूद नहीं है तो ये अपनी मोशन जारी रखता 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 फर्ज करें किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया जिसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट्स बी का। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये बी की तरफ आता जा रहा है स्प्रिंग के अंदर एक कंप्रेशन सा महसूस हो रहा है आपको। स्प्रिंग कंप्रेस होता हुआ भी दिखा दिया मैंने आपको। अब जैसे ही ये पोजीशन बी पे पहुंचेगा तो ये कुछ लम्हों के लिए रुकेगा और जैसे ही ये पोजीशन बी पे आएगा तो इसके अंदर भी एक रीस्टोरिंग फोर्स जमा हो जाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा क्या करेगी स्टूडेंट्स? इसको दोबारा से खींचेगी इसकी वस्ती पोजीशन की जानिब, इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही पोजीशन बी से ये दोबारा वस्ती पोजीशन ओ की जानिब जाएगा तो जाते जाते जब दोबारा ये वस्ती पोजीशन पे पहुंचेगा तो अब भी ये रुकेगा नहीं स्टूडेंट्स। ये क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसके अंदर मोशन है और मोशन के अंदर अगर जिस्म हो तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ गई, इसके अंदर ऐसी खासियत आ गई जो कि इसके अंदर जिद प्रोड्यूस कर रही है, जिद पैदा कर रही है कि अगर वो रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की हालत में रहेगा और अगर वो मोशन की हालत में है तो वो मोशन की हालत में रहेगा। और इस प्रॉपर्टी को, इस खूबी को हम क्या नाम देते थे स्टूडेंट्स? इनर्शिया ही तो कहते थे हम इसे। तो चलें, जैसे ही ये अपनी वस्ती पोजीशन से गुजरेगा दूसरी इंतहाई पोजीशन, फिर इंतहाई पोजीशन पे जाके कुछ देर के लिए रुकेगा, दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स जमा होगी, रीस्टोरिंग फोर्स इसे दोबारा से अपनी वस्ती पोजीशन की जानिब खींचेगी। दोबारा से वस्ती पोजीशन से होता हुआ ये दूसरी इंतहाई पोजीशन जिसको मैंने बी का नाम दिया वहां पे पहुंचेगा और दोबारा से ये मोशन चलती रहेगी। अब स्टूडेंट्स ये सारी बातें तो हमने थ्योरेटिकली, थ्योरी के लिहाज से तो देख ली। अब अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चलें जी बताएं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। अब तक मैंने ये समझाया है कि किस तरह से ये ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा और किस तरह से इसके अंदर दो शराइत पाई जाती हैं जिसको मैंने रीस्टोरिंग फोर्स का नाम दे दिया और इनर्शिया का नाम दे दिया। अब अगर आपसे यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स की तारीफ पूछ ली जाए तो आप तारीफ करने के काबिल भी हो गए हैं। अगर अभी तक आपको लगता है कि आप में ये काबिलियत पैदा नहीं हुई तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने लिख भी देता हूं कि रीस्टोरिंग फोर्स किस तरह से आप उसकी तारीफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो ऑसिलेटरी मोशन करते हुए जिस्म को उसकी वस्ती पोजीशन की जानिब धकेलती है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने रीस्टोरिंग फोर्स की तारीफ भी कर दी। अब चलते हैं इसकी वजाहत के अंदर। अब वजाहत में जो सबसे पहला पॉइंट आप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स उसको हम नाम देंगे हुक का कानून। ये हुक का कानून क्या कहता है अभी हम इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट फर्ज करें कि मैंने इस मैस के ऊपर जो बैरूनी फोर्स लगाई, अगर मैं इस बैरूनी फोर्स को बढ़ाता चला जाऊं तो क्या होगा? मैं जितना ज्यादा इस मैस के ऊपर फोर्स लगाऊंगा उस फोर्स के बढ़ाने से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, फर्ज करें ये वस्ती पोजीशन ओ आ रही है, इस वस्ती पोजीशन से इंतहाई पोजीशन के दरमियान का जो फासला है इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं आप इसको। जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता चला जाऊंगा उस फोर्स के बढ़ाने के साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट, ये तय करदा फासला भी बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं इसे जोर से खींचूंगा ये बहुत दूर तक जाएगा और अगर मैं इसे बहुत आराम से खींचूंगा तो ये तय करदा फासला भी कम हो जाएगा। तो यही बात हुक ने अपने कानून में बयान की
कि जितनी भी फोर्स मैं लगाऊंगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कानून जितने भी होते हैं फिजिक्स के अंदर, उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पहले उसकी हिसाबी मसावात लिख लें और वो हिसाबी मसावात लिखने के बाद आप उसको दोबारा अल्फाज की शक्ल में ढाल दें। किस तरह से? मैंने अभी जो आपके सामने बात की, मैंने कहा कि जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यही बात हम अल्फाज में किस तरह लिखेंगे? एफ का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? फोर्स। ये साइन आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्स हम डिस्प्लेसमेंट को नाम दे चुके हैं। तो चलें इसकी हम अल्फाज में तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे कि किसी भी जिस्म पे लगाई जाने वाली फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये लें जी, हमने हिसाबी मसावात को बड़े ही अच्छे अंदाज से अल्फाज के अंदर ढाल दिया। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम दो चीज़ें मुतारिफ करवाते हैं। वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? एक तो हमारे पास होगा बराबर का निशान, और दूसरी चीज़ जिसका हम यहाँ पे तारुफ करवाएंगे वो होगा स्टूडेंट कोई ना कोई कांस्टेंट। और हर फिजिकल मिकदार के अंदर कांस्टेंट बदलता रहता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम के के जरिए लिखेंगे, और स्टूडेंट इस के को मैं एक नाम देता हूं। इस के का जो नाम है वो नाम है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, ये टर्म तो आपने, ये इस्तेलाह तो आपने समझ ली, स्प्रिंग कांस्टेंट के को कहते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ करें तो आप किस तरह से तारीफ करेंगे? तो स्टूडेंट्स, दोबारा से आपको वही नसीहत है कि आप पहले इसकी हिसाबी मसावात बनाएं और हिसाबी मसावात बनाने के बाद इसको अल्फाज का जामा पहना दें। किस तरह से? चलें, चूंकि मैंने अब के की तारीफ करनी है तो मैं जो इक्वेशन या मसावात जो लिखूंगा वो भी के लिए लिखूंगा। तो चूंकि एक्स यहाँ पे ज़रब खा रहा है तो जैसे ही वो एफ के नीचे आएगा तो वो तकसीम हो जाएगा। अब हम इसकी किस तरह से तारीफ करें स्टूडेंट्स? हम जानते हैं कि किसी भी दो चीज़ों की जब कोई दो चीज़ें तकसीम हो रही हों तो हिसाब की ज़ुबान में कहते हैं ये इसकी निस्बत है। किसकी निस्बत है? उन्हीं दो चीज़ों की जो कि तकसीम हो रही हैं। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ करें कि फोर्स, कौन सी फोर्स? जो मैंने बैरूनी तौर पे लगाई, और डिस्प्लेसमेंट की शरह, और इस शरह को आप निस्बत भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। ये लें जी, मैंने आपके सामने स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ भी हिसाबी मसावात के जरिए निकाल के आपको बता दी। अब आप जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर सिर्फ तारीफ का लिखना काफी नहीं है। जब आप किसी चीज की तारीफ करेंगे तो साथ ही साथ उसके यूनिट भी बताएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने तारीफ मसावात से लिखना सीख ली, हम यूनिट्स भी मसावात से लिखना सीखेंगे। हम जानते हैं कि फोर्स के यूनिट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स होते हैं मीटर। अब चूंकि मीटर बटे में आ रहा है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो इसकी ताकत अगर नीचे जमा में थी, ऊपर जाके वो मनफी में हो जाएगी। और इसको मैं अगर पढ़ना चाहूं तो मैं पढ़ूंगा न्यूटन फी मीटर। तो ये बात
उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गई है। अब मजीद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने कहा कि जैसे ही मैं बैरूनी फोर्स इस मैश पे लगाऊंगा, इस मैश के ऊपर बैरूनी फोर्स लगाने की वजह से इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जमा हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आप याद करें, आपको न्यूटन का तीसरा कानून याद आता है, और वो क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा कानून ये कहता है कि हर अमल अपने रद्द अमल के बराबर लेकिन उसकी मुखालिफ सिमत में होता है। तो अब यहां पे हमने अमल क्या किया? हमने एक बैरूनी फोर्स लगाई, और इसका रद्द अमल क्या हुआ कि हमें एक रीस्टोरिंग फोर्स मिली जो कि इसके बराबर थी लेकिन मुखालिफ सिमत में थी। तो अगर अब मैं यहां पे न्यूटन का तीसरा कानून लगाऊं तो मैं ये कहूंगा कि जो मैंने बैरूनी फोर्स लगाई वो बराबर थी रद्द अमल के, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है लेकिन उसके मुखालिफ सिमत में थी। ये मनफी का निशान जाहिर कर रहा है कि इन दोनों की जो सम्मत है वो एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। तो स्टूडेंट्स, हम कह चुके हैं यहां पे कि F तो बराबर है kx के। ये बिल्कुल मैंने इस जगह पे कहा, अगर F kx के बराबर है तो मैं F की ये वाली वैल्यू इस मसावात में दर्ज कर दूंगा और मेरे पास बच जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स का ये फार्मूला। अब अगर यहां से मैं रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला निकालना चाहूं तो वो बचेगा Fr इज इक्वल टू माइनस kx। तो आपको मैंने रीस्टोरिंग फोर्स का जो फार्मूला था वो भी आपके सामने रख दिया। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक कि F इज इक्वल टू ma। क्या कहता है ये स्टूडेंट्स? ये कहता है कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं तो उस फोर्स की सिमत में एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, और वो एक्सेलरेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन उसके मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई और हम यहां से F की ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहां पे पुट कर देंगे। हम कहेंगे कि माइनस kx इज इक्वल टू ma। अब अगर यहां से मैं a के लिए कोई मसावात निकालना चाह रहा हूं तो मैं a को एक साइड पे रहने दूंगा। मैस चूंकि a के साथ ज़रब खा रहा है तो वो दूसरी जगह पे आके तकसीम हो जाएगा, कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं स्टूडेंट्स तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, हरगिज नहीं। हम जानते हैं कि अगर चीजें ज़रब हो रही हों तो उसको इकट्ठा करके लिखें या अलग अलग करके लिखें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, ये k क्या है? ये k है स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये m क्या है? m है मैस, जो कि कांस्टेंट होगा कि जो मैस मैंने एक दफा इस जगह पे बांध दिया पूरी मोशन के दौरान इसका मैस तब्दील नहीं होगा, जितना मैंने पहले लिया हमेशा उतना ही रहेगा। तो अगर मैं इन k और m की निस्बत को एक कांस्टेंट तस्वुर कर लूं तो कोई गलत बात तो नहीं होगी, हरगिज नहीं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी कि अगर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना हो तो दो चीजें मुतारिफ करवाना होंगी, एक बराबर का साइन और एक कांस्टेंट। अब अगर इससे मुझे उलट करना पड़े कि मैं कांस्टेंट और बराबर के साइन को खत्म करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे उलट करना पड़ेगा, एक स्टेप वापस जाना पड़ेगा कि अगर मैं इक्वल और कांस्टेंट का साइन खत्म करूंगा तो उसकी जगह मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना पड़ेगा, और उस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, माइनस साइन वैसे का वैसे और x इसी तरह से आ गया। अब स्टूडेंट्स, सवाल ये है, शायद आपके जहन में भी आया हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए ही क्यों रिलेशन निकाला? मैं m के लिए भी निकाल सकता था, मैं k के लिए भी निकाल सकता था, मैं x के लिए भी निकाल सकता था, मैंने खास एक्सेलरेशन के लिए क्यों मसावात निकाली? तो स्टूडेंट, यही वो राज है कि जिसके पीछे हमने इतनी सारी डिस्कशन की है। इसी इक्वेशन को अगर मैं लफ्जों की जबान दे दूं तो तारीफ बन जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मैंने अभी तक आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ नहीं बताई थी। मैंने आपको कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की खास किस्म है, लेकिन प्रॉपर तारीफ इसकी इस इक्वेशन के अंदर छुपी हुई है। स्टूडेंट्स, आप क्या कहेंगे कि किसी भी जिस्म में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मनफी का निशान यहाँ पे क्या कर रहा है, मनफी का निशान किस चीज को जाहिर कर रहा है यहाँ पे। तो चलें इसका जवाब भी हम दे लेते हैं। हम कहेंगे कि ये जो मनफी का निशान है ये जाहिर करता है कि एक्सेलरेशन की जो सिमत है हमेशा वस्ती पोजीशन की जानिब होगी। ये नहीं जी स्टूडेंट, हमने माइनस साइन की, मनफी साइन की भी जो वजह थी वो भी जान ली। तो ये तो मसावात बन गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ हम यूं कर सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। स्प्रिंग मैथ सिस्टम के रिलेटेड एक चीज सिर्फ रह गई है और वो मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ फार्मूला आपके सामने लिख देता हूं ताकि आप उसके बारे में ज़रा सोचें, उसके बारे में थोड़ी सी आपके अंदर क्यूरियोसिटी, तजस्सुस पैदा हो। तो फार्मूला स्टूडेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, T बराबर है 2 पाई और जजर के अंदर मैं लिखूंगा m/k और इस फार्मूले को मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं ताकि आप लोग ये सोच सकें कि इस फार्मूले के अंदर T क्या है, 2 पाई क्या है, m क्या है और k क्या है। इधर से ही मैं अपनी डिस्कशन अपने आइंदा लेक्चर के अंदर शुरू करूंगा। जी तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। मैंने बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जहन में बिठा दूं। साथ ही साथ हमने स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन को साबित किया कि किस तरह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मज़ीद अपने आइंदा लेक्चर में हम देखेंगे कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस का टाइम पीरियड क्या है और यह किन किन अवामिल पर मुनहसिर है। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।